बच्चों कल क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों को डाउट हो रहा था वो इसके लिए कि बच्चों को प्लेन पता नहीं था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोग 3 एक्सिस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक ऐसी लाइन जो स्क्रीन को परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब बेटा मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का वो पोर्शन लिया जो कि ओरिजिन के राइट में है, ये कहलाती पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन का वो पोर्शन जो ओरिजिन के ऊपर है वो कहलाता पॉजिटिव वाई एक्सिस। और बेटा वो लाइन का पोर्शन जो स्क्रीन को परपेंडिकुलर है और तुम्हारी तरफ है वो कहलाता पॉजिटिव जेड एक्सिस। ऐसा नहीं बेटा कि हम इनको ही एक्स और वाई जेड एक्सिस ले सकते हैं। बेटा हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस किसको भी ले सकते हैं, ऐसी कोई भी लाइन, बस शर्त ये है कि जो तीनों लाइन है वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। they must be mutually perpendicular to each other। ठीक है। मैं डायग्राम को ऐसे ही बना सकता है बेटा, ये कहलाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है। मैं ये लाइंस को बेटा ऐसे ही बना सकता। ठीक है। शर्त ये है कि लाइन क्या होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू स्क्रीन है और कहाँ पर है, बाहर की तरफ, हम लोग की तरफ है, टूवर्ड्स अस। ठीक है बेटा। तो देख बेटा, ये एरिया जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर जो एरिया बनाते हैं, देखिए एरिया बनाने वाली कौन है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो एरिया मिलकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं वो कहलाता एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। वो एरिया जो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर बनाते हैं ये कहलाता जेड वाई प्लेन। और वो एरिया जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मिलकर बनाते हैं ये कहलाता एक्स जेड प्लेन। ठीक है बेटा। यानी जैसा अगर तुमने अपना घर देखेंगे बेटा तो घर में एक ऐसा कॉर्नर आता जहाँ दो वॉल्स मिलते बेटा एक दूसरे से, ऐसे दो वॉल्स मिलते हैं, है कि नहीं बेटा। तो ये वॉल देखिए, वॉल किससे बनी है, ये वॉल बनी है बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो ये वॉल कहलाएंगी एक्स वाई प्लेन। याली वॉल देख बेटा, ये वॉल किससे बनी है, जेड और वाई एक्सिस से। तो ये कहलाएगा तुम्हारा वाई जेड प्लेन। ये वॉल किससे बनी है बेटा, एक्स और जेड एक्सिस से। तो ये कहलाएगा एक्स जेड प्लेन। यानी जो तुम्हारा फ्लोर है वो एक्स जेड प्लेन है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा। और बेटा ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं इसको एक्स बोलूँ, इसको वाई बोलूँ और इसको जेड बोलूँ। कई समसों में और किताब में तुमको ये एक्स मिलेंगी, ये वाई मिलेंगी और ये जेड मिलेंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता ये जेड मिले, ये वाई मिले और ये एक्स मिले। ठीक है, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि तीन लाइन होनी चाहिए और तीनों लाइन एक दूसरे को क्या होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या क्लियर है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा हमने क्या बोले कि तीन लाइन होना चाहिए, तीनों लाइन एक दूसरे को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये हम इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको z बोलते हैं। तो ये बनेगा बेटा यहाँ पे हमारा एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। अब बेटा अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो मान के चलो उसका z कोऑर्डिनेट
पहला कोऑर्डिनेट किसका रहता है, एक्स का, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई का, और तीसरा कोऑर्डिनेट किसका रहता है, जेड का। तो पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में है तो बिल्कुल मान के चलो उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। जेड कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। ठीक है बेटा। और बेटा एक्स वाई प्लेन को हमेशा जेड एक्सिस क्या रहती है, परपेंडिकुलर। तो जेड एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है बेटा। इसी तरीके से देखो ये एरिया किससे बन रही बेटा, तो ये एरिया बन रही y और z एक्सिस से। ठीक है। तो ये कहलाएगा तुम्हारा yz प्लेन, yz प्लेन। अब अगर कोई भी प्लेन yz, कोई भी पॉइंट अगर yz प्लेन पे है तो बेटा उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। और बेटा yz प्लेन को हमेशा देख x एक्सिस क्या रहती है, परपेंडिकुलर। तो x एक्सिस is always perpendicular to yz plane। अब ये प्लेन देख बेटा, ये किससे बना है, x और z एक्सिस से, तो ये कहलाएगा xz प्लेन। और यदि कोई भी पॉइंट xz प्लेन पर है तो बेटा उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। ठीक है। और बेटा ये देख xz प्लेन को हमेशा y एक्सिस क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो y एक्सिस is always perpendicular to xz plane। बेटा बात याद रहेंगे, एक्स वाई कौन मिसिंग है, z, तो z एक्सिस एक्स वाई को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। एक्स जेड कौन मिसिंग है, y, तो y एक्सिस को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। वाई जेड कौन मिस है, x, तो x एक्सिस क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। क्या बेटा क्लियर है, ओके। अब बेटा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बेटा कोई भी पॉइंट को लोकेट करो। जैसा ये हम लोग का ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी पॉइंट को बेटा ये हमारा पॉइंट है तो इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये कोऑर्डिनेट है। अब बेटा क्या करो, ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये ऐसा ज्वाइन कर दो। तो बेटा ओरिजिन से पॉइंट को जोड़ने वाली वेक्टर कहलाती है उसकी पोजीशन वेक्टर। जैसे ये कहलाएंगी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है बेटा, आप इतना याद रखो पोजीशन वेक्टर को, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। बच्चों हम लोग पढ़ते थे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। जैसे ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, और ये कहलाती थी दोनों की रिजल्टेंट। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा करते थे कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो जो आर है तीनों की रिजल्टेंट है, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए, बी एंड सी। यानी बेटा हम लोग क्या करते थे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर में, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर में रिप्लेस करते थे। दो या दो से ज्यादा वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस करते थे, और वो सिंगल वेक्टर वही इफेक्ट प्रोड्यूस करती थी जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर प्रोड्यूस करते थे। क्लियर है। अभी बेटा हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये बेटा रिजल्टेंट का उल्टा है।
रिजल्टेंट के अंदर हम लोग दो या दो से ज्यादा वेक्टर को सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करते थे। इसमें बेटा हम लोग सिंगल वेक्टर को जैसे ये आर एक सिंगल वेक्टर है, इस सिंगल वेक्टर के दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट करेंगे, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट करेंगे, और ये कंपोनेंट वही इफेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि आर अकेले करता था। समझ में आ रहा? देखो जैसे हमने ये दो कंपोनेंट करे, अब ये वेक्टर आर के में ऐसे कंपोनेंट कर सकता था, ए बी और सी, ठीक है क्या नहीं बेटा? मैं यही बेटा इसके ऐसे कंपोनेंट कर सकता था, ए बी सी और डी, ठीक है बेटा? तो हम लोग पहला सवाल तो ये है कि हम लोग एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिंगल वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, ऐसे इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। मैंने ऐसा बनाया, अब चाहो तो तुम ऐसा बनाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। देख अभी इन सारी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? आर ही है। इन सारी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? आर ही है। ठीक है, तो बेटा आर के में दो कंपोनेंट भी कर सकता, तीन भी कर सकता, चार भी कर सकता, और इनफाइनाइट कंपोनेंट भी कर सकता। तो सिंगल वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है स्प्लिटिंग वेक्टर्स इनटू टू और मोर वेक्टर्स in such a way that combined effect of two or more vectors will be same as that of single vector। ठीक है बेटा, जैसा कि यहाँ पे वेक्टर आर जो इफेक्ट क्रिएट करती थी, यहाँ पे मैंने इसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया, ए और बी, ए एंड बी, ये कहलाएंगे ए एंड बी आर कंपोनेंट्स ऑफ आर। बेटा ए और बी मिलकर वही इफेक्ट क्रिएट करेंगे जो अकेली वेक्टर आर क्रिएट करती थी। ठीक है बेटा, अब अगर मैं ऐसे कंपोनेंट बनाता कि जो कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जैसा ये आर था, मैंने इसके दो कंपोनेंट बनाया, ए और बी, और ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो फिर ये कहलाते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कब बेटा? जब कंपोनेंट्स क्या है? परपेंडिकुलर है। कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या क्लियर है? तो बेटा पहले तो हम लोग कोई भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करना सीखेंगे, और फिर तीन। हम तो ऐसे बेटा वेक्टर्स के बहुत सारे कंपोनेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ दो या तीन ही कंपोनेंट की जरूरत पड़ती, क्योंकि हमारे पास बेटा कितनी एक्सिस है? तीन ही एक्सिस है। हमारी दुनिया थ्री डायमेंशनली है, तो हमको तीन कंपोनेंट में हमारा काम हो जाता।
तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो बेटा, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मेरे को बेटा इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना है या इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है इस लाइन के अलाउंग। ठीक है बेटा, इस लाइन के अलाउंग रिजॉल्व करना है। तो बेटा रेक्टेंगुलर में हम लोग किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? हाँ, परपेंडिकुलर की। तो बेटा मैं इस पॉइंट से एक लाइन बना लेता जो इसको परपेंडिकुलर है, ऐसी। ये हमने इसको बोले वेक्टर ए। क्या बोले बेटा? हमने इसको वेक्टर ए बोले। ठीक है, अब जो इसकी लंबाई है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को। ठीक है बेटा, अब देख मैं क्या करूंगा बेटा, इसके दो कंपोनेंट बना लूंगा। एक तो कई बच्चे से समझ गए होंगे, जो ध्यान दे रहे बेटा उनको ये सब बातें तो बिल्कुल क्लियर समझ रही होंगी कि ये वेक्टर ए है, हमको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना है। तो हम लोग दो कंपोनेंट बनाते हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है कि नहीं? तो ये कहलाएगा बेटा, ये दोनों कहलाएंगे वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं अब एक और तरीका बताता तुमको। क्या करो, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस लाइन के अलाउंग, तो ये बन गया एक कंपोनेंट। और दूसरा इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दूसरी लाइन पे, तो ये बन गया इसका दूसरा कंपोनेंट। अब बेटा ये जो कंपोनेंट है ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हम लोग बोलेंगे इसको ए का एक्स कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे ए का, क्योंकि किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के, तो हम लोग इसको लेंगे ए का वाई कंपोनेंट। ठीक है ना बेटा, हमने यहाँ से क्या ड्रॉप करे? एक परपेंडिकुलर। ये कहलाएगा ए का एक्स कंपोनेंट। तो इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए के वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को। ये क्लियर बेटा? ये बेटा ए का एक्स कंपोनेंट और ये ए का वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो देख बेटा, जो ए का एक्स कंपोनेंट है, जो ए का एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स है। अब बेटा उसका डायरेक्शन क्या है? उसका डायरेक्शन है बेटा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो मैंने लिखा हूँ ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। अब मेरे को डायरेक्शन लगाना है मैग्नीट्यूड में किसी भी तरीके की छेड़खानी करे बिना। तो बेटा मैं किसका सहारा लूंगा? यूनिट वेक्टर्स का। जब भी बेटा मेरे को क्या लगाना है, हाँ, जब भी मेरे को क्या लगाना है? डायरेक्शन लगाना है, लेकिन मैग्नीट्यूड में किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो उस समय बेटा मैं किसका सहारा लूंगा? यूनिट वेक्टर का। और हमने बोले थे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर रहती आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर रहती जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर रहती के कैप। उसी तरीके से बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर रहती माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर रहती माइनस जे कैप, और नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर रहती माइनस के कैप। तो देखिए बेटा ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन लगाना है, छेड़खानी नहीं करना है। तो हम किसका सहारा लेंगे? यूनिट वेक्टर का। और इसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? आई कैप, आई कैप। इसी तरीके से बेटा मैं ए वाई को लिख लूंगा। ए वाई को कैसे लिखूंगा? तो बेटा जो ए का वाई कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए वाई है। और ये किसके अलॉन्ग है? तो बेटा ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? जे कैप।
ठीक है। अब बेटा यहाँ में ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करता, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वो वेक्टर जिनका हेड और टेल कोइंसाइड करता उनको एक तरफ लिखते हैं, जिनका हेड और टेल कोइंसाइड करता, यानी ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर इनको क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे। ये किसके बराबर रहेंगे, ए के। बेटा ए इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, किसका, ए एक्स और ए वाई का। ठीक है। अब बेटा ए एक्स को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो ए एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, और ए वाई को लिख सकते हैं ए वाई जे कैप। तो ये कहलाएंगे बेटा तुम्हारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या क्लियर है? अच्छा, अगर ये एंगल थीटा रहता बेटा, ये एंगल थीटा रहता, सभी जगह पे थीटा रहता था क्योंकि सभी एक ही केस है। ये बेटा ए वाई था, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी क्या रहेगा, ए वाई रहेगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो बना है ना, ये क्या बना है, रेक्टेंगल। क्योंकि देख ये एंगल 90 है, ये हमने परपेंडिकुलर बनाए थे, ये हमने परपेंडिकुलर बनाए थे, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ये जो बना है ये क्या बना है, रेक्टेंगल बना है। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, सेम। ये अगर ए वाई तो ये भी ए वाई। ठीक है। तो बेटा ये वाले ट्राइंगल में देख अभी साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए, यानी यहाँ से ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा, और ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यानी एंगल किसके साथ बन रहा था बेटा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा था, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा था, थीटा बन रहा था। तो बेटा एक्स कंपोनेंट में क्या आएगा, कॉस थीटा, और जिसके साथ वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं बन रहा था तो उसमें क्या आएगा, साइन थीटा। हम जिस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे थे उसका मैग्नीट्यूड कितना था, ए। तो बेटा यहाँ पे भी ए लगा दो और यहाँ पे भी ए लगा दो, यानी एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, और वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा, और एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या बेटा क्लियर है? नहीं घबराओ मत, हम लोग और करेंगे। देखो बेटा जैसे कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है बेटा, मेरे को इसको ना इस लाइन के अलोंग रिजॉल्व करना है, इस लाइन के अलोंग रिजॉल्व करना है, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग। ठीक है बेटा, तो ये इस पॉइंट से मैं क्या बना लूंगा, एक परपेंडिकुलर बना लूंगा। ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो बेटा मैं अब क्या करता, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता एक्स एक्सिस पे, तो ये कहलाएगा बी का एक्स कंपोनेंट। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता बेटा मैं वाई एक्सिस पे, तो ये कहलाएगा बी का वाई कंपोनेंट। ठीक है। अब जो इनकी लंबाई है, जैसी इस वेक्टर की लंबाई किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, बी के मैग्नीट्यूड को, बी के मैग्नीट्यूड को। फिर ये जो था इसकी लंबाई रिप्रेजेंट करेंगी बी के एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को, और इसकी लंबाई रिप्रेजेंट करेंगी बी के वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को। ठीक है बेटा, तो देख इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, बी एक्स है, और किसके अलॉन्ग है बेटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे आई कैप, तो ये कहलाएगा बी का एक्स कंपोनेंट। उसी तरीके से देख बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी वाई, और ये किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जे कैप, तो ये कहलाएगा बी का वाई कंपोनेंट। ठीक है। अगर ये बी वाई है बेटा तो ये भी तो बी वाई रहेगा, तो ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल कर। ट्रायंगल लॉ के अंदर जिनका हेड टेल कोइंसाइड करता उनको हम लोग क्या करते, एक तरफ लिखते। तो बेटा बी एक्स और बी वाई को एक तरफ लिखेंगे, और इस ब्लैक वाली जिसको मैं अभी रेड से बता रहा इस वेक्टर को एक तरफ लिखेंगे। तो बी एक्स को मैं लिख लूंगा बी एक्स आई कैप, और इसको लिख लूंगा बी वाई जे कैप।
ठीक है बेटा। अब देख बेटा ये एंगल थीटा है, एक्स के साथ देख ये थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस। इसके लिए एक्स कंपोनेंट में मैं इस्तेमाल करूंगा कॉस और वाई कंपोनेंट में इस्तेमाल करूंगा साइन। बेटा हम किससे कंपोनेंट निकाले थे, बी के, तो यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी। क्या क्लियर हो रहा बेटा, ठीक है नहीं, ओके। समझ में आया। जैसे बेटा ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है बेटा ए, मेरे को इसको इस लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है, इस लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है बेटा। ये एंगल है 60, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन इसको पहले परपेंडिकुलर बना लूंगा, ऐसी बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है, सब परपेंडिकुलर बना लिया बेटा हमने। अब देखो बेटा यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लाइन पे, ठीक है। अगर ये लाइन को मैं x बोलता तो ये कहलाएगा a का x कंपोनेंट, ये कहलाएगा a का x कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे बना था, तो बेटा ये कहलाएगा a का y कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो बेटा इसका x कंपोनेंट कितना होगा, तो देख बेटा x कंपोनेंट कितना होगा, तो बेटा ये एंगल किसके साथ बन रहा, x एक्सिस के साथ बन रहा। इसके लिए मैं x कंपोनेंट में क्या यूज कर लूंगा, cos, क्या यूज कर लूंगा cos, और y कंपोनेंट में क्या यूज करूंगा, sin। अब बेटा मैं किसको रिजॉल्व कर रहा था, वेक्टर a को, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, a, ये कंपोनेंट किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो देख ये तो हमने x कंपोनेंट का क्या लिखे थे, मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर मैं इसको लिखूंगा a cos 60, पॉजिटिव x एक्सिस तो i कैप, और इसको a sin 60, y कंपोनेंट किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव y एक्सिस, तो यहाँ पे j कैप। अब cos 60 कितना होता बेटा, हाफ होता, और sin 60 कितना होता, √3/2। तो बेटा मैं a को ऐसा लिख लूंगा, a को लिखूंगा a का x कंपोनेंट प्लस a का y कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा a/2 i कैप प्लस √3/2 a j कैप, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट्स करना है तुमको तो ध्यान दो, अभी देखो एक और बार देख लो। जैसे बेटा ये वेक्टर है, ये वेक्टर है b, इसका मैग्नीट्यूड है बेटा 50 न्यूटन, और ये एंगल है 30, ये एंगल है 30, ठीक है बेटा। तो देख क्या कर, इससे एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे बना ले, ये कहलाएगा इसका x कंपोनेंट, और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे बना ले, ये कहलाएगा y कंपोनेंट, ठीक है। अब बेटा x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, तो देख ये एंगल किसके साथ बन रहा है बेटा, x एक्सिस के, तो x कंपोनेंट में लिखो cos 30 और y कंपोनेंट में लिखो sin 30। बेटा हम किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, b को, और b का मैग्नीट्यूड कितना है 50, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। अब बेटा cos 30 कितना होता, √3/2, और sin 30 कितना होता, हाफ, 25, 25। तो बेटा ये तुमने x कंपोनेंट का क्या लिखे, मैग्नीट्यूड लिखे, और ये y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखे। अब बेटा तुमको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है
तो देखो बेटा x कंपोनेंट किसके अलोंग है, x कंपोनेंट नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा, ये देख वेक्टर फॉर्म, तो मैं इसको लिखूंगा -25√3 i कैप, क्योंकि किसके अलोंग है बेटा, नेगेटिव x एक्सिस, और नेगेटिव x एक्सिस यानी -i कैप। इसको अगर बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा by, तो 25j कैप। अब देख बेटा जो b है, ये bx और by b के कंपोनेंट है, या ऐसा बोले अब हम लोग कि bx और by का रिजल्टेंट कौन है, b है। तो हम लोग लिख लेंगे वेक्टर b इक्वल bx प्लस by। तो bx हो जाएगा -25√3 i कैप प्लस by, ये हो गया by। ठीक है, ठीक है बेटा, ये कहलाता है वेक्टर का कंपोनेंट्स करना। अब जैसे बेटा मैंने दो कंपोनेंट किया था, मैं वैसे ही किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट कर सकता, तीन, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग। बेटा वेक्टर ए के दो कंपोनेंट तो करना सीखे थे, वैसे ही हम तीसरा भी कंपोनेंट कर सकेंगे। इसको कैसे लिखेंगे हम, ax को, ax का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ay का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, az का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। क्या क्लियर है बेटा? अब बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर इस फॉर्मेट में कोई वेक्टर लिखी है, इस फॉर्मेट में कोई वेक्टर लिखी है बेटा, axi, ayj, azk, इस फॉर्मेट में अगर कोई वेक्टर लिखी है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? तो बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता अंडर रूट उसके i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके k कंपोनेंट का स्क्वायर। जैसे ऊपर देख बेटा हमने एक वेक्टर b लिखे थे, एक वेक्टर b लिखे थे -25√3i प्लस 25j। हम जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 50 है। अब ये मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देख बेटा ये मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे अंडर रूट इसके i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके j कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देख बेटा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, है क्या नहीं? तो देख बेटा ये हो जाएगा तेरा, दोनों में 625 बाहर निकाल ले, यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1 कैरी 25। देखो बेटा ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, है क्या नहीं बेटा? तो किसी भी वेक्टर का बेटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, ये एक वेक्टर है बेटा, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा रहेगा, x कंपोनेंट i कैप, y कंपोनेंट j कैप, z कंपोनेंट k कैप। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अंडर रूट i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y या j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z या k कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आ गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये वेक्टर है बेटा, ये एक वेक्टर है, ये दूसरी वेक्टर है, ये एक वेक्टर लिख लिए, ये दूसरी वेक्टर है बेटा।
अब बेटा ये दोनों वेक्टर को मेरे को ऐड करना है, तो बेटा मैं इनको ऐड करते समय क्या करूंगा, दोनों के एक्स एक्स कंपोनेंट को ऐड करूंगा, दोनों के वाई वाई कंपोनेंट को ऐड करूंगा, दोनों के जेड जेड कंपोनेंट को ऐड करूंगा। क्या बेटा क्लियर हुआ? दोनों के एक्स एक्स कंपोनेंट को, दोनों के वाई वाई कंपोनेंट को और दोनों के जेड जेड कंपोनेंट को। तो मैं इसको लिख लूंगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, आई कॉमन निकाला, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। मैं वेक्टर को ऐड करते समय इस बात का ख्याल रखूंगा कि अगर ए और बी को ऐड कर रहा है तो मैं ए और बी के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके आई लिख दूंगा, वाई कंपोनेंट को ऐड करके जे लिख दूंगा और जेड कंपोनेंट को ऐड करके के लिख दूंगा। उसी तरीके से अगर मैं ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा, ए माइनस बी कर रहा, तो ए के एक्स कंपोनेंट में से बी के एक्स कंपोनेंट को माइनस करूंगा, आई लिख दूंगा, ए के वाई कंपोनेंट में से बी के वाई कंपोनेंट को माइनस करूंगा, जे लिख दूंगा, ए के जेड कंपोनेंट में से बी के जेड कंपोनेंट को माइनस करूंगा, के लिख दूंगा। क्या क्लियर है बेटा? अब देखो, जैसा अगर ये कहीं लिखा है वेक्टर ए 2i प्लस 3j और वेक्टर बी लिखा है 3i प्लस 2k, मेरे को a प्लस बी करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, a और b के i कंपोनेंट को ऐड कर लूंगा, यहाँ पे i लिख दूंगा, फिर j, यहाँ पे j कंपोनेंट है लेकिन यहाँ कोई j कंपोनेंट नहीं है, तो इसके j कंपोनेंट को मैं क्या लूंगा, 0। फिर देख यहाँ पे कोई k कंपोनेंट नहीं है, तो मैं इसके k कंपोनेंट को क्या लूंगा, 0, और यहाँ का k कंपोनेंट क्या है, 2। तो बेटा a प्लस बी हो जाएगा 5i 3j और 2k। क्या बेटा बात समझ में आ रही? क्या ठीक है बेटा?